नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के 10 इम्पोर्टेंट VBI सब्जेक्टिव यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। दोस्तों 1 फरवरी को होने वाले आपके बायोलॉजी के एग्जाम के लिए ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिएगा या फिर आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये कहता है कि दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी बहुत ही ज्यादा चांसेज है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर ऐसे है कि दोहरा निषेचन की क्रिया आवृत्ति बीजी पौधों में होता है जिसमें एक ही भ्रूण पोष के अंदर दोहरी निषेचन की क्रिया होती है। तो देखिए बस 2 लाइन का इसका आंसर है। पहला लाइन तो ये कि दोहरा निषेचन जो है ये आवृत्ति बीजी पौधों में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसको पूछ देता है। उसके बाद दूसरा लाइन ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता यह है कि एक ही भ्रूण पोष के अंदर दोहरी निषेचन की क्रिया हो जाता है। तो बस 2 लाइन का एकदम इजी सा क्वेश्चन है और होप कि आपको ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि भ्रूण कोश के अंदर दूसरे नर युग्मक का केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन कर प्राथमिक भ्रूण पोष बनाता है। चूंकि इसके अंदर 3 केंद्रकों का संलयन होता है इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। तो ये भी एकदम आसान भाषा में इसका आंसर दिया गया है। इसमें क्या होता है तो देखिए इसमें होता यह है कि भ्रूण कोश के अंदर जो दूसरा नर युग्मक होता है उसका जो केंद्रक होता है ये द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन करके प्राथमिक भ्रूण पोष को बनाता है और इस पूरे प्रक्रिया के अंदर 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको त्रिसंलयन कहते हैं। तो बहुत ही आसान और एकदम इजी तरीके से आप लोग इसका भी आंसर लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अपरा क्या है और अपरा द्वारा स्रावित 4 हार्मोनों का वर्णन करें। देखिए यहाँ पे ये कपड़ा हो गया है लेकिन यहाँ पे अपरा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अपरा क्या है। तो इसका आंसर है कि अपरा अंतर स्रावी उत्तक या फिर अंग है जो गर्भाशय शिशु को जोड़ने में मदद करता है। तो अपरा क्या है, तो अपरा जो होगा ये एक प्रकार का अंतःस्रावी उत्तक है या फिर अंतःस्रावी अंग है और इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है कि गर्भाशय शिशु को जोड़ने में यह मदद करता है। इसके अलावा भ्रूण को अपरा के द्वारा माता से पोषण मिलता है। तो जो भ्रूण होते हैं उनको पोषण किसके द्वारा मिलता है, तो जो अपरा है उसके द्वारा माता से उनको पोषण मिलता है। इसके अलावा अपरा द्वारा स्रावित 4 हार्मोन निम्न है। पहला हार्मोन एस्ट्रोजन है, दूसरा है प्रोस्टेरोजोन, तीसरा है मानव जरायुग गैनोड्रोपिन और चौथा जो हार्मोन है वो है लिरेक्सिन। तो ये 4 हार्मोन स्रावित होते हैं। ये भी आप लोग को 4 हार्मोन याद रखने हैं और अपरा क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है वो आपसे ये कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन से क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछेगा कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं, तो उसका भी यही सेम आंसर होगा और आंसर ये होगा कि इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब जैसी प्रबंध निकल आती है जिसे मुकुलन कहा जाता है। तो मुकुलन किसे कहते हैं, तो मुकुलन जो है ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो जनक होता है यानी कि जो जनक होता है उसके शरीर से एक बल्ब जैसी प्रबंध निकल आती है और उसी प्रबंध को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि वृषण और अंडाशय के 2 कार्य को लिखे। तो वृषण और अंडाशय दोनों के हमें 2-2 कार्य को बताना है। तो सबसे पहले आंसर आपको कुछ ऐसे लिखना है कि वृषण और अंडाशय के 2 कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले हम लोग वृषण के कार्य को बताएंगे। तो वृषण का जो पहला काम है वो है वृषण शुक्राणु का निर्माण करता है। तो पहला काम
काम क्या है कि वृषण शुक्राणु का निर्माण करता है। उसके बाद इसका दूसरा काम है कि वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। तो वृषण के दो काम क्या है, पहला काम है शुक्राणु का निर्माण करना और दूसरा काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना। अब देखिए अंडाशय के दो काम, तो अंडाशय का जो दो काम है उसमें से पहला काम है अंडाणु का निर्माण करना। तो अंडाशय क्या करता है, यह अंडाणु का निर्माण करता है। दूसरा काम है कि यह एस्ट्रोजन एवं प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन को बनाता है। तो दो काम यहाँ पे हमने अंडाशय का भी देख लिया कि यह अंडाणु का निर्माण करता है और दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन का क्या करता है, इन दोनों हार्मोन का स्रावन करता है। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला छठा नंबर क्वेश्चन जो है ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3-4 बार इसको बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि पौधों में कायिक प्रबंधन का महत्व है। तो कायिक प्रबंधन का क्या महत्व है ये आपसे पूछा गया है और इसका आंसर है, पहला महत्व देखिए, पहला महत्व यह है कि यह एक प्राकृतिक और उचित प्रक्रिया है। तो पहला महत्व तो ये हो गया। दूसरा महत्व ये है कि पौधों में कायिक प्रबंधन द्वारा अपने समान पौधे को जन्म देता है। तो जो पौधा होता है ये कायिक प्रबंधन के द्वारा अपने ही समान यानी कि बिल्कुल सेम पौधे को जन्म देता है। इसके अलावा तीसरा ये है कि इस विधि में पौधे को अधिक ऊर्जा व्यय करना नहीं होता है। तो ये जो विधि है, इस विधि में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अधिक ऊर्जा खपत करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अगला ये है कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें बीज उत्पन्न नहीं करने पड़ते। तो इसमें क्या होता है, बीज को आप उत्पन्न न भी करो तो भी ये प्रबंधन हो जाएगा। तो ये 4 आप लोग को महत्व लिख देने हैं और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जीन की परिभाषा लिखे, ये कहाँ पाई जाती है। तो जीन की परिभाषा लिखना है और ये कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है कि जीन गुणसूत्र पर स्थित एक संरचना होती है जो आनुवंशिकी को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। तो देखिए जीन क्या होता है, तो जीन जो है ये गुणसूत्र पर स्थित एक ऐसी संरचना होती है जो आनुवंशिकी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मतलब आगे बढ़ाती रहती है, स्थानांतरित करती रहती है। उसके अलावा यह वंशागति का इकाई होता है। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। तो बहुत ही इजी है, आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये गुणसूत्र पर स्थित रहता है जो क्या करता है, आनुवंशिकी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करते रहता है। और यह क्या होता है, वंशागति का इकाई होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और जीन शब्द का जो प्रतिपादन है ये जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निषेचन से आप क्या समझते हैं, और इसका आंसर है कि फिलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और जो युग्मनज है ये धीरे होकर के भ्रूण में बदलता है और वो जो भ्रूण है ये शिशु में बदल जाता है। तो ये तो लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा कि निषेचन किसे कहते हैं। एक होता है फिलोपियन ट्यूब, इसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों का क्या होता है, संलयन होता है और इसी के संलयन की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है, युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनता है, भ्रूण आगे चल के शिशु में बदल जाता है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि सहलगनता को परिभाषित करें, और इसका आंसर ये है कि गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित जीन जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे से अलग हुए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं वह क्रिया संलग्न कहलाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है और इसको आपको कैसे लिखना है, तो देखिए आपको समझना ऐसे है कि जो गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित वैसे जीन जो क्या होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस विभाजन के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और बिना अलग हुए पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, चलते रहते हैं, यानी कि स्थानांतरित होते रहते हैं। तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सहलगनता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मलेरिया और न्यूमोनिया के प्रसारण किस कारण होता है। तो मलेरिया एक बीमारी है, निमोनिया भी एक बीमारी है और इस बीमारी का प्रसारण यानी कि ये बीमारी कैसे फैलता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि
मलेरिया का प्रसारण मादा मच्छर एनोफिल के द्वारा एवं निमोनिया का प्रसारण डिप्लोफोकल निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो देखिए, मलेरिया नाम का जो बीमारी है इसका प्रसारण कैसे होता है, तो एक मादा मच्छर एनोफिल होती है उसके द्वारा इसका प्रसारण होता है। और अगर बात करें निमोनिया का, तो निमोनिया का जो प्रसारण है ये डिप्लोफोकल निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, वो आपको ये कहता है कि किन्हीं 2 जैव उर्वरकों के नाम लिखिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है और आपको इस टाइप के क्वेश्चन को भी याद करना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पहला जो आप लोग का जैव उर्वरक का नाम लिखना है वो है राइजोबियम कल्वर, और दूसरा जो आप लोग को जैव उर्वरक का नाम लिखना है वो है एटोबैक्टर कल्वर। ठीक है, तो ये 2 नाम आप लोग को लिख देना है और ये 2 नाम आप लोग को याद भी रखनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।